छत्तीसगढ़ मतारी की जय। छत्तीसगढ़ की इस पावन परा पर, राजा राय की धरती पर जब अमरीश जी ने हमें बताई, आने का मुझे जो सौभाग्य मिला है और आप लोगों के साथ बात करने का जो सौभाग्य मिला है, उसके लिए मैं इस कार्यक्रम के आयोजक और हमारे साथी ग्राहक जागरूकता भारत यात्रा के राष्ट्रीय सह संयोजक और विभिन्न प्रांतों के प्रभारी डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मेरी साथ मंच पर मौजूद हैं जिनके जिम्मे छत्तीसगढ़ के करोड़ों उपभोक्ताओं को न्याय देने की जिम्मेदारी है राज्य आयोग, उसके रजिस्ट्रार महोदय श्री तिवारी जी, और इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं का सीधा न्याय जिनकी कलम से मिल रहा है, ऐसे हमारे जिला मंच के जिला आयोग के अध्यक्ष श्री शर्मा जी अपनी ओजस्वी वाणी से आप सबको संबोधित कर चुके। छत्तीसगढ़ी भाषा मानक निर्माण समिति के सदस्य श्री गीतेश जी और भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक, यहाँ की शाखा के प्रमुख श्री गुप्ता जी, इस संगठन से जुड़े जो यहाँ के आज आयोजक की संस्था है उपभोक्ता सुरक्षा और शिक्षा फाउंडेशन, उसके विभिन्न पदाधिकारीगण मीनाक्षी गौतम जी, गजेंद्र साहू जी, शुभम मिश्रा जी, पूजा जी, बबीता जी, और उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा में हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरे साथ चल रहे हमारे साथी संजय जी, कैलाश जी, रेखा जी, अजय जी, और भी तमाम जो समाज के प्रतिनिधि आए हैं, कायस्थ समाज के जो प्रतिनिधि आए हैं और जो समाज के प्रतिनिधि आए हैं, उन सबका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और निश्चित रूप से यादों का सफ़र या सफ़र की यादें यहाँ से मैं साथ लेके जा रहा हूँ। किताब मुझे भेंट की गई है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान जो राष्ट्रव्यापी अभियान है उपभोक्ताओं को जागरूक करने का, हिंदुस्तान में उपभोक्ताओं की आवाज़ को बुलंद करने का, उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े तमाम कानूनों को प्रभावी बनाने का और इन सब के माध्यम से हिंदुस्तान के उपभोक्ता को संरक्षित बनाने का जो लक्ष्य लेकर हम चले हैं, उसके तहत आज हम यहाँ हैं। उपभोक्ता जागरूकता की ये भारत यात्रा 24 दिसंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम से हमारे माननीय उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी ने रवाना की थी और ये हिंदुस्तान के तमाम 28 प्रदेशों और केंद्र शासित क्षेत्रों से होते गांव-गांव, ढानी-ढानी से गुजरते हुए 15 मार्च को फिर से नई दिल्ली में जाकर संपन्न होगी। इस यात्रा के दौरान हम लोग विभिन्न प्रदेशों से होकर आ रहे हैं। अभी उत्तर की ठंड की बात की, दक्षिण की गर्म हवाओं की बात की भाई नवीन ने। दिल्ली से शुरू होकर हम हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, वहाँ से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमाम प्रदेशों से गुजरते हुए आते हुए यहाँ आए हैं। और इस पूरे अभियान के दौरान देश के तमाम कोनों में यात्रा को जो सहयोग और समर्थन मिला है उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। जिस तरह वारंगल में 2000 लोगों की रैली आयोजित हुई, जिस तरह तमाम तमिलनाडु के शहर शहर में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, गोवा और मुंबई की धरती में जो हमें स्वागत और सम्मान मिला है उसको व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ की इस धरती में आप लोगों का ये प्यार और सम्मान हमें मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की पहचान में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ का आदिवासी समुदाय शामिल है और आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी यहाँ इकट्ठा होकर मेरा जो सम्मान किया है वो हमारी यादों में चिरस्थायी बना रहेगा। साथियों, उपभोक्ता के रूप में हमारे अधिकार क्या हैं, किन कानूनों के जरिए हमें अधिकार मिले हैं और आज वास्तविक तौर पर उन अधिकारों की स्थिति क्या है, इन सब की चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। और मैं इसके साथ ही साथ इस बात का पता लगाने भी आया हूं कि जो तमाम कानून लड़ाई के बाद हमने बनवाए हैं या इस देश की संसद ने बनाए हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन की स्थिति, वास्तव में प्रभावी स्थिति क्या है जो हम जाकर के एक एक क्षेत्र में देखना चाहते हैं। जब हम दिल्ली में बैठकर बात करते हैं, जब हम बड़े दफ्तरों में बैठकर बात करते हैं, तो हमें लगता है कि हम उस वास्तविक स्थिति तक कई बार नहीं पहुंच पाते जो असल में सड़क पर नजर आती है।
मुझे आज भी लगता है कि देश में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू होने के 40 साल बाद भी हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से को, एक बहुत बड़ी आवाम को, जिसमें हमारे ग्रामीण शामिल है, हमारे किसान शामिल है, हमारे दलित शामिल है, हमारे पिछड़े तबके के और अशिक्षित और निर्धन वर्ग के लोग शामिल है, हम उपभोक्ता कानूनों का फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। हमें अभी भी लगता है कि उपभोक्ता कानूनों का लाभ अधिकांश शहरी वर्ग तक, अभिजात वर्ग तक, पढ़े लिखे लोगों तक और संपन्न लोगों तक सिमट कर रह गया है। कैसे इस स्थिति को बदला जा सकता है? हमें अभी भी लगता है कि जो कानूनों के तहत अधिकार आपको दिए, डीपी शर्मा जी ने अभी इन कानूनों के अधिकारों की बात की, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, जिसके तहत बाजार में ऐसा कोई सामान बेचा नहीं जाना चाहिए, ऐसी कोई सेवा दी जानी नहीं चाहिए जिससे आपकी जान या माल को कोई नुकसान हो सके, जिसके तहत सूचनाएं आपसे छिपाई नहीं जानी चाहिए उत्पाद और सेवाओं को लेकर, जिसके तहत दुकानदार एक बार बेचने के बाद सामान अगर खराब है तो आपको मना नहीं कर सकता, आप अपनी शिकायत लेकर जाते हैं, जिसके तहत आपको किसी खास किस्म की सेवा या वस्तु को लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता आपके चयन के अधिकार के तहत। और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, जिसकी जिम्मेदारी जो माननीय हमारे लोग यहाँ बैठे हैं जिनके कंधों पर है, अगर किसी सेवा या वस्तु से किसी तरह की गड़बड़ी हो गई है, अगर किसी तरह का नुकसान हो गया तो उसके कंपनसेशन का अधिकार, आपको क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। साथियों, लेकिन क्या ये अधिकार पूरी तरह प्रभावी है? क्या आपको लगता है कि जब बाजार से आप कोई सामान खरीद के ला रहे हैं या कोई सेवा ला रहे हैं तो आपका शोषण नहीं हो रहा? बाजार की स्थिति अभी भी ऐसी नहीं है। कम नापतोल, मिलावट, काला बाजारी, भ्रामक विज्ञापन, अनुचित व्यापारिक व्यवहार और तमाम तरीकों से आप लोगों का शोषण किया जाता है, आपको चपत लगाई जाती है। न केवल आर्थिक चपत का सवाल है, केवल आर्थिक पैसे के नुकसान का सवाल नहीं है। आज जो मिलावटी और नकली माल, खाने पीने में मिलावट का जो साम्राज्य फैला हुआ है, वो आपके लिए गंभीर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चिंताओं को खड़ा कर रहा है। घर घर में फैल रहा कैंसर, किडनी की बीमारियां, हार्ट फेल, उनका बहुत बड़ा कारण यह है कि बाजार में जो सामान बिक रहा है, खाने पीने का हमारा सामान बिक रहा है, वो उस गुणवत्ता का नहीं है जिस गुणवत्ता के लिए हम पैसा देते हैं, जिस गुणवत्ता का कहकर हम खरीद के लाते हैं। घातक रसायनों से, केमिकल से हमारे फ्रूट्स, फल, सब्जियां पकाई जा रही है। जो सलाद खाकर हम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, जिस फल को खाकर हम सोचते हैं हम शरीर में सही होंगे, वो हमारे लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे कैंसरकारी रसायनों से पकाया जा रहा है जो आपको फायदा देने की जगह नुकसान पहुंचा रहे हैं। तमाम कानूनी प्रावधानों के बावजूद हम इस स्थिति में बहुत अधिक बदलाव क्यों नहीं कर पा रहे? उसका कारण यही है कि हम जागरूक नहीं है, जिसकी बात तमाम वक्ताओं ने बार बार में की। जो कानून बनाए गए, जो अधिकार आपको दिए गए, आप उन अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है। आप शिकायत करने के लिए आगे नहीं आते। आपको लगता है आपके साथ गड़बड़ हो गई है तो कहाँ हम शिकायत करेंगे, कुछ होने जाने वाला नहीं है, इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है साथियों। और इसके लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। उपभोक्ताओं को जो अधिकार दिए गए, हमारे अमरोही जी ने बात की थी कि एक जमाना था वस्तु विनिमय किया जाता था। विनिमय तब भी था, व्यापार तब भी था, तब भी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन होता था। लेकिन तब वो इतना आसान था कि चीजें हमें दिखती थी, हमें समझ में आती थी कि जो फसल वो दे रहा है या जो सामान हम दे रहे हैं, दूध हम दे रहे हैं, वो हमारी आंखों के सामने पैदा हुआ करता है। लेकिन औद्योगिकीकरण का जो दौर आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जो औद्योगिक क्रांति के बाद तमाम स्थितियों को बदल दिया, और उसके बाद वैश्वीकरण, आर्थिक उदारीकरण और बहुराष्ट्रीयकरण ने पूरी तस्वीर को बदल दिया। आज जब सामान हमारे सामने आता है तो हमें ये नहीं पता होता वो किस देश में बना है, उसे किसने बनाया है, उसमें क्या चीज मिलाई गई है, उसको किस तरह प्रक्रिया उसकी अपनाई गई है। एक देश में माल बनता है, दूसरे देश से मार्केटिंग होती है, तीसरे देश में खपत होती है। उन सब के बीच उन्होंने बात की थी, हिंदुस्तान की पुरानी कल्चर की बात की थी। अपने शुरुआती बात में उन्होंने मुझे उन भावनाओं में ला दिया जिनकी मैं अक्सर चर्चा करता हूं जब हिंदुस्तान की महान सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं। उस समय के उपभोक्ता संरक्षण को याद दिलाया कि 2000 साल पहले इस देश का उपभोक्ता दुनिया का सबसे संरक्षित और सुरक्षित उपभोक्ता हुआ करता था। 2000 साल पहले इस देश में कानून बना था कि अगर इलाज करने वाले वैद्य जी हैं तो इलाज करने में क्या सावधानी रखेंगे। 2000 साल पहले कानून बना था कि जो दूध बेचने वाला है, जब वो आपको दूध बेचेगा तो उसमें नाप तोल में कमी न हो,
उसके क्या प्रावधान होंगे। आज भी पुराने गांवों में कहीं कहीं आप देखते होंगे कि दूध वाला जब दूध देता है ऊपर से थोड़ा सा दूध डालता है। धीरे धीरे शहरीकरण के दौर में वो परंपराएं खत्म हो रही है, लेकिन वो दूध इसलिए डालता था क्योंकि बर्तन में जो दूध लगा रह गया उसमें उपभोक्ता का हक था और उसका हक बनता था कि वो ऊपर से कुछ दूध डाले ताकि लाभ तौल में गड़बड़ी न। 2000 साल पहले इस देश में कानून था कि जो कपड़े धोने वाला है, आज हम उसको ड्राई क्लीन बोलते हैं, रोज हमारे पास शिकायतों के ढेर आते हैं, कभी कपड़ा जला दिया, कभी कपड़ा बदल दिया। उस जमाने में कानून बना हुआ था कि कपड़ा धोने वाला कपड़े धोने में क्या सावधानी रखेगा और उसका कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र का पूरा कंटक 14 अध्याय इन्हीं सब बातों से भरा है। हमारी तमाम नीति ग्रंथ, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, तमाम पुस्तकों में उपभोक्ता संरक्षण के प्रावधान मौजूद हैं जो बताते हैं कि 2000 साल पहले के हिंदुस्तान का उपभोक्ता कितना संरक्षित उपभोक्ता था। लेकिन आज बाद वाले समय में जब गुलामी के दौर से ये देश गुजरा है, हमारी सभ्यता और संस्कृति का पतन हुआ है, जब बढ़ती आबादी और घटते संसाधनों ने तमाम स्थितियों को बदल दिया, मुझे कहने में बेहद शर्म महसूस होती है कि हिंदुस्तान का उपभोक्ता दुनिया के सबसे शोषित, पीड़ित और सबसे ठगे जाने वाले उपभोक्ताओं में बदल चुका है। आज हम देशी घी बाजार से ला रहे हैं, उसकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। हमने दूध की जांच के लिए 8000 नमूनों का टेस्ट किया, 76% दूध के नमूने सैंपल फेल हो गए। अभी BIS के हमारे निदेशक ने हॉलमार्क की बात की। हॉलमार्क क्यों आया? मैंने जयपुर शहर में 15 दुकानों से सोने के गहने खरीदे 22 कैरेट प्योरिटी की जांच करने के लिए 25 साल पहले। एक भी जो नामी दुकान से हमने गहना खरीदा था 22 कैरेट का नहीं मिला। उसके बाद नीति आयोग ने जो नीति आयोग है उसमें योजना आयोग था, उसकी तरफ से कार्रवाई हुई। भारत सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो से कहा कि बड़े बड़े जो राज्य हैं, हमारी राजधानियां हैं, उनसे आप सैंपल खरीद के टेस्ट कराएं। हमने 7 बड़े महानगरों से सोने के सैंपल खरीदे, 83% सैंपल फेल हो गए। उसके बाद हॉलमार्क की योजना पर काम शुरू हुआ, लेकिन उस हॉलमार्क की योजना को लाने के बाद 25 साल लग गए हमें उसे कंपलसरी करवाने में। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता संगठित नहीं है। उपभोक्ताओं की आवाज अभी भी सरकार के पास उतनी प्रमुखता से नहीं सुनी जाती जिस तरह व्यापारी संगठित है, जिस तरह उनके पास संसाधन है। 20-20 मंजिल की ट्रेडर्स एसोसिएशन की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और वो सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में हमसे कहीं ज्यादा सक्षम है। तो अगर हम कानून बनवा भी लेते हैं तो कानून बदल दिए जाएंगे अगर आपने अपने हकों को लिए बोलना शुरू नहीं किया, अगर आपने समझना शुरू नहीं किया। क्योंकि जिन लोगों के साथ हमारा मुकाबला है वो हमसे कहीं ज्यादा सादा संपन्न है, लेकिन हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास पैसा तो है पर वोट हमारे पास है और हर 5 साल बाद जनता के बीच उस सरकार को आना ही पड़ता है हमसे वोट मांग। तो हमें ये समझना होगा कि एक मतदाता के रूप में हमारे अधिकार क्या है, एक मतदाता के रूप में हम एक उपभोक्ता के रूप में क्या सोचते हैं। केवल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात मैं ही नहीं करता। तो सरकारें आती हैं चुनाव से पहले, राजनीतिक दल आते हैं, चुनाव घोषणा पत्र लेकर आते हैं और उसके आधार पर हम वोट डाल देते हैं। तो क्या ये हमारा राइट नहीं है कि चुनाव घोषणा पत्र में जो वादे किए गए उनको पूरा किया जाए? खुद निर्वाचन आयोग के मामले गए और हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कोई वादा किया है तो उसे एक संवैधानिक दस्तावेज माना जाए और ये आपकी जिम्मेदारी हो कि आप जिस उपभोक्ता से इस आधार पर वोट लेकर आए हैं उसकी सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए। साथियों, कानून के बारे में बहुत सारी आपको जानकारी दी गई है, लेकिन कमी यही है कि हम शिकायत करने के लिए आगे नहीं आते और उसका परिणाम ये हम सोचते हैं छोटा सा मामला है। माचिस की डिब्बी में 50 सीख आनी चाहिए, 45 आ रही है। हम देखते हैं 5 सीख से क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि बेचने वाले ने 5 सीख कम करके कितना पैसा कमा लिया? उसने सीख की लंबाई को थोड़ा सा छोटा करके कितना पैसा कमा लिया। लेकिन हम शिकायत करने नहीं आएंगे। हमने कोशिश की 2019 में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया, उसके लिए 8 साल लड़ाई लड़े हैं। 3 बार संसद में जाने के बाद कानून पास नहीं हो सका। एक बार पास भी हो गया तो लोकसभा डिसॉल्व हो गई, लागू नहीं हो सका, दोबारा उसको पास करवाना पड़ा क्योंकि प्रेशर है। उसमें हमने प्रावधान करवाया कि प्रोडक्ट लायबिलिटी को एक पार्ट जोड़ा गया उपभोक्ता संरक्षण कानून में कि ये बेचने वाले की जिम्मेदारी है
कि उसने जितना प्रोडक्ट बना दिया। ये कंज्यूमर अगर शिकायत लेके जाता है तो केवल उसके पैसे का सवाल नहीं है, मेरा बिस्कुट खराब है, 10 रुपए का बिस्कुट मैंने खरीदा है, कंज्यूमर कमीशन में मैं जाऊंगा, मुझे 10 रुपये वापस दिला दिया, उससे होने वाला नुकसान दिला दिया। कोई बच्चा बीमार हुआ है, 2-5 हज़ार रुपये इलाज के दिला दिए, लेकिन उस कंपनी ने जितना पैसा कमा लिया उसका पैसा इस पेनल्टी का जो प्रावधान हमने जोड़ा है, प्रोडक्ट लायबिलिटी का जोड़ा है, उसके तहत उसके ऊपर इतनी जुर्माना होना चाहिए कि वो भविष्य में इस तरह की गलती करने की कोशिश न करे। दुनिया के तमाम दूसरे देशों में ऐसे कानून मौजूद हैं और उसी का दबाव है कि व्यापारी गड़बड़ करने से पहले 4 बार सोचता है। अभी यहाँ बात हो रही थी कि 2 वर्ग हैं, एक व्यापारी एक उपभोक्ता है। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि 2 वर्ग नहीं है, व्यापारी एक जगह है। आप में से बहुत सारे लोग व्यापारी होंगे, बहुत सारे लोग सामान बेचते होंगे या सेवाएं देते होंगे, लेकिन आप एक जगह दे रहे हैं, बाकी तमाम जगह आप खरीद रहे हैं और आप कंज्यूमर है, आपको समझना पड़ेगा। मैं बात करता हूँ खाने पीने में मिलावट करने वाले ने, तूने 2 पैसे कमा लिए मिलावट करके, जब बच्चे बीमार हुए और दवाई लेने गया और नकली मिल गई तो उस पैसे का क्या करेगा? ये पूरा एक चक्रव्यूह है। आप एक चीज बेच रहे हो, आप एक सेवा दे रहे हो, अगर आप वहां गड़बड़ी कर रहे हो तो बाकी जगह आपको गड़बड़ी भोगने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि आपने उस सिस्टम को खड़ा किया है। मैं बात करता हूं शुरू में जो विरोध होता था, मैं उपभोक्ता आंदोलन की बात करता था। व्यापारियों को छोड़ो, डॉक्टर्स ने हम पर पत्थर मारे। एक पढ़े लिखे एसोसिएशन से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो पत्थर मारेंगे। जब कानून आया और मेडिकल नेग्लिजेंस को हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन में शामिल करवाया, उन्होंने हम पर पत्थर मारे। आज उनकी समझ में आ रही है। अगर नकली सोना बाजार में बेच रहा है, उसकी जगह हम कहते हैं असली सोना बिके, तो इससे किसको फायदा होगा? असली सोना बेचने वाले को फायदा होगा। अगर सही इलाज डॉक्टर कर रहा है और हम खराब इलाज करने वाले पे रोक रहे थे, किसको फायदा होगा? जो सही इलाज करने वाला है। आनंद शर्मा सोना बेचने नहीं जाएगा, नवीन श्रीवास्तव सोना बेचने नहीं जाएगा, ये घी बेचने नहीं जाएंगे, मसाले बेचने नहीं जाएंगे। उन्हीं के व्यापारियों को बेचना है और उन्हीं का ट्रेड सुधरता है, तो इसको उन्हीं को फायदा होना है। तो ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई व्यापारी और उपभोक्ता की नहीं है, ये लड़ाई अपराधी और गड़बड़ी करने वालों के बीच और ईमानदार व्यापारियों के बीच है। ये भी हमें उनको समझाना होगा। और आज ये बात उनकी समझ में आने लगी और इसी का परिणाम है कि आज तमाम तरह की चैम्बर और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है वो मुझे अतिथि के रूप में बुलाते हैं। जो कभी मुझ पर पत्थर मारते थे, आज मुझ पर फूल बरसा रहे हैं। साथियों, नई टेक्निक की बात हुई। नई टेक्नोलॉजी हमेशा दुधारू तलवार की तरह आती है। ये आपको फायदा देती है लेकिन नुकसान के बहुत सारे रास्ते खोल देती है। ऐसा क्या हो रहा है? ऑनलाइन डिलीवरी मार्केटिंग जो सिस्टम चल रहा है। अब देखिए, डार्क पैटर्न के जरिए ई प्लेटफॉर्म पे जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो आपको वो चीज दिखाई जाती है जो वो दिखाना चाहते हैं, वो चीज नहीं दिखाई जाती जो आप देखना चाहते हैं। और आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको उनमें से कोई ना कोई चुन लेना होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हवाई जहाज का टिकट बुक कर रहे हैं, ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं, अब वहाँ कितनी फ्री सीट्स हैं वो दिखाएंगे नहीं, आखिर की 2-3 फ्री सीट दिखा रहे हैं कि बस यही फ्री सीट अवेलेबल है और असली बात को छुपा जाते हैं। इंश्योरेंस कराएंगे आप, साथ के साथ आपने जैसे टिकट बुक कराया वो आपको एक इंश्योरेंस का ऑप्शन देते हैं। अब इंश्योरेंस आप किस आधार पे कराएंगे? आपको लग रहा है उन्होंने कम पैसा वाला इंश्योरेंस का ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन वो देते नहीं, वो एक ही देते हैं। आपको वही इंश्योरेंस से करना पड़ेगा। उसमें पैसे भले ही कम दिख रहे हो, पर सारी सेवाएं जो उसके बदले मिलने वाली थी वो निकाल दी उन्होंने, बाहर कर दी, और आपको पता ही नहीं है। आपके पास चयन का अधिकार है। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से टिकट बुक करा रहे हैं, आपके पास ये चयन का अधिकार होना चाहिए कि आप कौन सी कंपनी से बीमा लेना चाहते हैं। वो खत्म कर दिया गया है। आपके पास मजबूरी कि आपको उसी से वो बीमा लेना है जिसकी तमाम शर्तें उन्होंने मन मर्जी ढंग से बदल दी। इन सब के बारे में हमें समझना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आज चिंता का सबसे बड़ा सबब है। आप लोग बहुत सारी चीज़ों को हेल्पलाइन पर सुनते होंगे, कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए फ़ोन करते होंगे। वो अपना गाना गाए जाएंगे, ये 1 मिलाएं, ये सुनना है, 2 मिलाएं, ऐसा करना है, 3 मिलाएं, और आप जो सुनाना चाहते हैं वो सुनना ही नहीं चाहते, इसका ऑप्शन ही नहीं। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपभोक्ता का सेवक होनी चाहिए थी, उपभोक्ता के शोषण का तरीका बन गई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पॉजिटिव यूज कैसे हो, इस दिशा में हमें सोचने की जरूरत है। आप फोन रखा है, फोन यहाँ पड़ा है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में जो बोल रहा हूँ वो विज्ञापन मुझे फोन पे दिखने लगेंगे। आपने देखा होगा कब आपका फोन बंद है, रखा है टेबल पे, आप दोस्त के साथ कोई बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद फोन पे वही विज्ञापन आने लगते हैं, क्योंकि 24 घंटे फोन आपकी बात सुन रहा है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? और ये केवल सुन रहा है बल्कि उन तमाम सूचनाओं को दूसरी जगह भेज रहा है। हमारी पर्सनल जो डाटा है सिक्योर नहीं रहा है, क्योंकि हम जब ऐप डाउनलोड करते हैं बिना पढ़े उसमें क्लिक करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, उनकी टर्म्स और कंडीशन में बन जाते हैं। मैं टेलीफोन की बात नहीं कर रहा। आपको अंदाजा नहीं होगा कि आपके घर में जो स्मार्ट टीवी लगे हुए हैं, आपके बेडरूम में जो टीवी लगे हुए हैं,
आप उनको नहीं देख रहे, वो भी आपको देख रहे हैं। आप में से कितने लोगों को पता है? आपका टेलीविज़न जब आप बिस्तर पे हैं, बेडरूम में टीवी लगा रखा है, वो आपकी फोटो खींच के आगे भेजता है। आप में से कितने लोगों को पता है? तो जो टेक्नोलॉजी आ रही है, पहले हम कहते थे डंडी मार करके कम कर दिया, पेट्रोल में वो उसको झटका दे करके पेट्रोल कम भर दिया। आज स्थिति है कि इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाए गए हैं, 200 मीटर दूर रिमोट से पेट्रोल का खटका बंद हो जाता है और आप सोच भी नहीं सकते कि आपको पेट्रोल कम दिया गया है। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है, इसे मुकाबला करने के लिए हमको तैयार होना होगा साथियों। और ये सिर्फ हम कर सकते हैं जागरूकता से, जानकारी से, विशेषज्ञता से। और मुझे खुशी है कि नवीन श्रीवास्तव जैसे लोग, उनकी टीम यहाँ इस बात के लिए काम कर रही है। सरकार कोशिश कर रही है, जागो ग्राहक जागो जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन केवल सरकार के भरोसे हम चुप नहीं रह सकते। क्योंकि एक छोटी सी कहावत है, माँ भी कई बार बच्चे को दूध नहीं पिलाती अगर वो रोता नहीं है। थोड़ी देर खेल रहा है और खेलने दो। जब तक आप अपनी शिकायत के लिए रोएंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, संघर्ष नहीं करेंगे, आपकी शिकायत का निपटारा होने वाला नहीं। दूसरी कहावत है कि स्वर्ग तब मिलेगा जब खुद मरोगे, दूसरे के मरने से स्वर्ग नहीं मिलने वाला। अपनी समस्या के लिए हमें खुद को उठना होगा, खड़ा होना पड़ेगा। और मैं जिस वजह से आप लोग शिकायत के लिए खड़े नहीं होते, उसका भी उदाहरण देना चाहता हूं। हमें लगता है कि हम शिकायत लेके जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। पहले का जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था, वस्तु विक्रय अधिनियम था, तो इस बात की व्यवस्था थी कि आपने एक बार सामान खरीद दिया, खराब आ गया तो दुकानदार कहता था देख के क्यों नहीं लगे, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण कानून में हमने इस व्यवस्था को बदल दिया है। अब हम आंख बंद करके अगर सामान खरीदेंगे तो भी बेचने वाले की जिम्मेदारी है कि वो आंख खोलकर सामान बेचे, नहीं तो उसके लिए उसको जिम्मेदार होना पड़ेगा। क्रेता सावधान की धारणा को विक्रेता सावधान में बदला गया है। बेचने वाले को आंख खोल के बेचने की जरूरत है। तो क्या स्थिति है? सीता जी की जब खोज हो रही थी, अभी दंडकारण्य वन की चर्चा हुई, भगवान श्री राम की चर्चा हुई। और अगर मैं भगवान श्री राम की कथा की चर्चा करे बिना अपनी बात पूरी नहीं कर दूंगा तो मुझे लगेगा कुछ अधूरा रह गया है। तो जब सीता जी की खोज हो रही थी और सारे वानर और रीछ समुद्र के किनारे इकट्ठे थे, हम धनुषकोडी भी गए जहाँ का ये वाक्य, और मुझे खुशी है कि वहाँ हजारों लोगों ने हमारा इकट्ठे होकर स्वागत किया। धनुषकोडी जो आखिरी कोना है जहाँ से श्रीलंका बाद में लगता है। तो जब सारे वानर और रीछ इकट्ठे थे और ये तय नहीं कर पा रहे थे कि समुद्र को कैसे लांघा जाए, इसको कैसे लांघा जाए, तो सब आप सबको पता होगा कि जामवंत ने हनुमान जी को ये याद दिलाया कि है हनुमान, आप में वो शक्ति है कि आप इस समुद्र को लांघ सकते हैं। और तब हनुमान जी ने उस समुद्र को लांघा, उनकी शक्तियां याद आई और उन्होंने वो सब कर दिखाया जिसकी कि आज हम बात करते हैं, लंका जला भी आए। मैं आज आप सब हनुमानों को आपकी ताकत याद दिलाने के लिए आया हूं कि उपभोक्ता संरक्षण कानून के जरिए आप सबको ये ताकत मिली है कि आप ये मत सोचिए कि 400 योजन के समुद्र की जो समस्याएं हैं उनसे आप लड़ नहीं सकते। आप लड़ सकते हैं, जैसा आपको बताया गया, वकील करने की जरूरत नहीं है, खुद अपना कमीशन में केस फाइल कर सकते हैं और 5 लाख रुपए तक के केस के लिए किसी तरह की कोर्ट फीस भी नहीं है। कमी किस बात की? हमें ये शक्ति याद नहीं है। तो मैं जामवंत की तरह आप सब हनुमानों को आपकी ताकत याद दिलाने के लिए आया हूं। और यहां से निकल जाने के बाद आप सबको जामवंत बन जाना है और सबको हनुमानों को उनकी ताकत याद दिलानी है कि लड़ाई के बाद इस देश ने उपभोक्ता संरक्षण कानून लिया था, हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो बाजार की समस्याओं को हम निमट सकते हैं। साथियों, ये एक पंपलेट अभी आपको वितरित किया गया है। इसमें पीछे एक नंबर है 1915, ये भारत सरकार का राष्ट्रीय कंज्यूमर हेल्पलाइन का नंबर है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना सब करने के बाद आप सिर्फ एक कॉल भी कर दोगे, 17 भाषाओं में काम करता है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, 7 दिन काम करता है। आपकी मदद करने के लिए इस तरह का नंबर बना हुआ है। BIS केयर आपकी बात की, अभी गुप्ता जी ने बात की। BIS का मैं केवल कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नहीं, BIS परिवार का भी एक हिस्सा हूँ और भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यकारिणी समिति का भी सदस्य हूँ। हाल ही में लंदन में जो कंज्यूमर पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें दुनिया भर के उपभोक्ताओं के अधिकारों की बात की जाती है, उसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने का मुझे भारत सरकार ने मौका दिया था। तमाम कमेटियों के साथ मैं भारतीय मानक ब्यूरो से जुड़ा रहा हूँ।
हर विषय उपभोक्ता संरक्षण के दायरे में आता है। मैं अगर 3 दिन भी लगातार बोलूंगा मैं सब विषयों को कवर नहीं कर सकता। आपने दूसरे शहर से माल खरीदा है, यहाँ रहते हो तो भी आप शिकायत कर सकते हो। आपकी तमाम तरह की चीज़ें, कुछ छोटी मोटी चीज़ों को छोड़कर जो कमर्शियल मामले हैं, मकान मालिक किराएदार के विवाद है, नौकर या पर्सनल संपत्ति के विवाद है, उनको छोड़कर तमाम वस्तुएं अगर आपने अपने उपयोग के लिए खरीदी है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दायरे में आती है। तो मैं बहुत बोल नहीं पाऊंगा, उसके लिए मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ। इसमें हमने एक पीछे QR कोड दिया है। इस QR कोड को आप स्कैन कर लें। एक YouTube चैनल है कंज्यूमर न्यूज़ ऑनलाइन, और इसमें हर टॉपिक को लेकर अलग अलग वीडियो हैं। अस्पतालों में गड़बड़ हो रही है, स्कूलों में गड़बड़ हो रही है, बैंक में गड़बड़ हो रही है। मैं एक एक टॉपिक को लूँगा तो 3-3 घंटे लग जाएंगे। आप जाइए, समय निकालिए, जब समय आपको मिले इनको समझने की कोशिश कीजिए, अपने अधिकारों को समझने की कोशिश कीजिए, अपने कर्तव्यों को समझने की कोशिश कीजिए, जागरूक होइए, खड़े होइए। और इसके साथ ही साथ इतना संदेश और है, अगर आप में से कोई अपनी कोई समस्या, अपनी कोई बात मेरे साथ शेयर करना चाहता है तो कीजिए, क्योंकि हम यहाँ से जाने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर भारत सरकार और राज्य सरकारों को सौंपेंगे। जो अभी के कानून है, चाहे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट हो, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हो, BIS एक्ट हो, अगर उनमें कोई कमियां हैं, उनमें कोई सुधार की जरूरत है, वो भी हम सरकार को रिपोर्ट देंगे ताकि इन कानूनों में उचित बदलाव लाए जा सके। या इम्प्लीमेंटेशन में कहीं प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि आपके क्षेत्र में वो सही ढंग से लागू नहीं हो पा रहा, उसके संबंध में भी हम सुझाव देंगे। तो आपकी सुझावों का भी मुझे स्वागत रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।